सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी विजन ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज से हम शुरू करेंगे टीजीटी कमीशन 2025 की तैयारी। आखिरकार 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बावजूद आप सब परीक्षार्थियों ने टीजीटी कमीशन 2025 के लिए अप्लाई किया है, जो अपकमिंग 2 से 3 मंथ के बीच होना लगभग तय है। और ऐसे में आप निश्चिंत होकर बिल्कुल निशुल्क भाव से हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और 100% सफलता हासिल कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हेल्प से हम इस सीरीज से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विकल्प है हमारे सामने महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन योजना या फिर ब्रिटिश सांसद। संविधान सभा की स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है। हम देखते हैं कि संविधान सभा की सिफारिश किसने की थी? कैबिनेट मिशन जब 1946 को भारत का दौरा करते हैं तो एक संविधान सभा होने की बात करते हैं, राइट? तो इस तरह से फिर हम देखते हैं संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इस तरह से फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इसकी प्रारूप समिति भी तैयार की जाती है और अंत में संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। अंगीकृत कर लिया जाता है इसको कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। और यदि हम ये पूछें कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान फिर लागू किया गया था, राइट? तो देखिए यहां पर संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी भी नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नहीं होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और संविधान इस तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए एक ही प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर संविधान से संबंधित 4-5 प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और यदि साथ ही पूछा जाता है कि संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, राइट? तो यह भी हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब जैसे ही 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया तो अंतरिम तौर पर एक अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी तौर पर रखे थे, तो वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, आप समझ जाना, राइट? तो ये थे अस्थायी, लेकिन स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है संविधान सभा की स्थापना से लेकर इसके लागू होने तक, राइट? अब आगे प्रश्न देखते हैं। आप यहां पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है हमारे सामने 1963, 1971 या फिर 1972 या 1975। तो दिए गए विकल्पों में आप सही समझे हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा 1971 को, क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल जब अस्तित्व में आता है तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्यत्व मिलता है कब? 25 जैन 1971 को, राइट? और यदि हम ये देखें साथ ही कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को, है ना?
15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। कैसे हुआ था? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, राइट। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बन गया था भारत का। ठीक है, भारत का 18वां राज्य बन जाता है। तो यहां पर भी दूसरे प्रश्न से संबंधित हमारे ये तथ्य क्लियर हो गए कि हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, और पूर्ण राज्य तो इस तरह से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश प्राप्त कर लेता है और 18वां राज्य बन जाता है। ठीक है, और यहां पर आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। देखिए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनता है, और इसके लिए इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प है 1935, 1947, 1950 या फिर 1952। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1950 यानी कि 1950। यदि इसकी परीक्षा की बात करें तो पहली बार इसकी परीक्षा हुई थी 1951 में। ठीक है, पहली परीक्षा कब हुई थी यूपीएससी की? 1951 में। और यह पहली बार कब बना था? इसे फाउंड कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। जिस समय इसका फाउंडेशन किया गया था उस समय इसका नाम था एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, लेकिन यही नाम बाद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया बाद में। कब किया गया? 1950 को। 1950 में इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम यूपीएससी रखा गया। ठीक है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले क्या था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल को फिर यूनियन में कन्वर्ट किया गया 1950 में। तो इस तरह से भारत में संघ लोक सेवा या आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना होती है 1950 में, राइट। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व इस तरह से हो गया। अब आगे इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप कि संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 315 के तहत 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी की स्थापना होती है, और यह अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं की जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है ना आज के समय में, वह कंडक्ट कराता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विकल्प है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी या फिर पंडित नेहरू। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन भी लिखा था, राइट। जन गण मन, या इसको आप इस तरह से भी जन गण मन। और बांग्ला का भी इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था ना, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, इस तरह का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था। लेकिन यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी इन्होंने 1921 में शांति निकेतन में, राइट। शांति निकेतन में ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इस विश्वविद्यालय का उस समय स्थापना के साथ ही एक आदर्श वाक्य था जिसके तहत इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वह आदर्श वाक्य था यत्र विश्वम भवत्येक निंदम, यानी कि सारा विश्व एक घर है। यत्र विश्वम भवत्येक निंदम, निडम या निंदम, ठीक है, यानी कि सारा विश्व एक घर है। ये क्या था? ये आदर्श वाक्य था।
इस आदर्श वाक्य के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वर्ष 1921 में। और राष्ट्रीय गान तो इन्होंने हमारा लिखा ही है, भारत देश का जन गण मन, और साथ ही बांग्ला का राष्ट्रीय गान भी अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, फिर 1951 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर भी काम कर रहा है, 1951 से यह विश्वविद्यालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सेब का कटोरा कहा जाता है? विकल्प है कांगड़ा, कुल्लू, शिमला या फिर किन्नौर। तो शिमला में, दिए गए जिलों में से सबसे ज्यादा जो सेब पाए जाते हैं, एप्पल पाए जाते हैं, जिला शिमला में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सेब का कटोरा भी कहा जाता है। आप यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि शिमला जिला सेब उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे एप्पल बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया या फिर सेब का कटोरा। तो इस तरह से ये तथ्य यहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन के साथ ही आप देखते देखते आपसे मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? विकल्प है अजय बहादुर सिंह, श्री नागेश्वर प्रसाद शर्मा, श्री एस चक्रवर्ती या श्रीमती शीला कौल। तो श्री एस चक्रवर्ती जी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। राइट, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यहां पर देखिए, 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, तब श्री एस चक्रवर्ती जी को इसका प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चंबा रुमाल किसके लिए प्रसिद्ध है? अब हिमाचल में चंबा रुमाल की तो अपनी एक खासियत है ही, तो यह जानेंगे कि किसके लिए यह बड़ा ही प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी के लिए, हस्त निर्मित चित्रकारी के लिए, कढ़ाई कला के लिए या फिर धातु शिल्प के लिए। तो देखिए, चंबा रुमाल कढ़ाई कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राइट, और ये जिस बारीकी के साथ अपनी कला को प्रदर्शित करता है, फिर इसी के तहत इसी खासियत की वजह से इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है चंबा रुमाल को। ठीक, तो आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए कि चंबा हिमाचल प्रदेश का जो महत्वपूर्ण जिला है। चंबा रुमाल अपनी बारीक कढ़ाई और धार्मिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया है या जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले यानी कि भूतपूर्व जो राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, वे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, देखिए 1954 में इन्हें यह सम्मान मिला था, भारत रत्न। ठीक, और ये सब तो हम जानते हैं कि वे एक महान दार्शनिक और महान शिक्षक भी थे, है ना। शिक्षक दिवस भी तो इन्हीं के नाम की वजह से और इन्हीं की विश्व ख्याति की वजह से मनाया जाता है। राइट, तो आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और 1954 को इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भारत में किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? मनमोहन सिंह, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए जी, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, इनके नेतृत्व में ही भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति शुरू हुई थी। और 1960 का यह दशक था।
ठीक है, 1960 का दशक था जब यह शुरू हुई थी क्रांति, है ना? वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और गेहूँ, धान जैसी फसलों का इसमें उत्पादन बढ़ा था। गेहूँ और धान जैसी जो उत्पादक वस्तु हैं उनका उत्पादन बढ़ा था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शांग्री ला शब्द का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से है? विकल्प है कांगड़ा घाटी से, किन्नौर घाटी से, लाहौल स्पीति से या फिर कुल्लू घाटी से। वैसे देखा जाए तो शांग्री ला जैसा कोई दर्रा या कोई चोटी हिमाचल में नहीं पाई जाती, लेकिन शांग्री ला शब्द का संबंध बताया है यहाँ पर। शांग्री ला अर्थात जो ऊंची ऊंची घाटियां होती हैं, जो बहुत ही प्यारी और सुंदर घाटियां होती है, जहां पर शांति और सुकून मिलता है, राइट? तो जैसे किन्नौर की सांगला वैली हो गई, किन्नौर की सांगला वैली, या फिर आपकी लाहौल घाटी भी हो गई, है ना? लाहौल घाटी। तो इन घाटियों की जो सुंदरता है और शांति है, इनकी वजह से शांग्री ला शब्द की तुलना की जाती है अक्सर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लाहौल घाटी इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि लाहौल स्पीति को शांग्री ला यानी कि स्वर्ग समान भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्ध संस्कृति और शांति का अद्भुत संगम है। तो इसीलिए सही विकल्प होगा लाहौल स्पीति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11 देखते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इस बारे में हमने पहले ही अच्छे से चर्चा कर दी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया और इसका लागू कब किया गया, राइट? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसकी व्याख्या पे एक नज़र डालें तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से भारत एक रिपब्लिक यानी कि गणराज्य के तौर पर कायम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 12 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लोसर उत्सव मनाती है? गद्दी जनजाति, लाहौली जनजाति, किन्नौरी जनजाति या फिर स्पीति बौद्ध। तो इनमें से जो लोसर उत्सव मनाती है वह स्पीति जो बौद्ध जनजाति है, वहीं पर लोसार उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह बौद्ध नववर्ष का पर्व माना जाता है। इसमें स्पीति और लद्दाख के क्षेत्र में बड़े उत्साह से यह उत्सव मनाया जाता है, लोसार उत्सव। तो अक्सर यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पर। ठीक है, नववर्ष का, नए साल का पर्व है यह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 13 देखते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी संसद को 2 सदनों में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इनमें से बताना है कि उच्च सदन कौन कहलाता है और निम्न सदन कौन कहलाता है। तो देखिए, ये जो लोकसभा है यह निम्न सदन है। ठीक है, इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन। जबकि जो हमारा राज्यसभा है यह उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन। ठीक है, अब ये जो राज्यसभा है यह प्रौढ़ लोगों का सदन भी कहलाता है, और ये जो लोकसभा है यह यंग लोगों का सदन भी कहलाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य क्या होते रहते हैं, लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्रमुख होते हैं, यानी कि इस
भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये 3 प्रमुख अंग होते हैं हमारी संसद के। राइट, अब इसकी व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। तो देखिए कि भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा एक सदाई सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की हिमाचल में कितनी सीटें हैं? 68। राइट, तो इस तरह से तथ्यों को हम आपस में जोड़ कर इन्हें पुनः इनका रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कुल्लू दशहरा का मुख्य आकर्षण क्या है? लद्दाख नृत्य है या रघुनाथ जी की शोभा यात्रा है, नौरी नृत्य है या फिर फुला उत्सव है? तो कुल्लू दशहरा हम सभी अच्छे से जानते हैं, जो 7 दिन तक चलता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और यह विजयदशमी के दिन आरंभ होता है कुल्लू दशहरा और हजारों देवी देवताओं इसमें रघुनाथ जी के साथ शोभा यात्रा में निकलते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हुए हैं यह। इसकी व्याख्या ये रही आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा था? विकल्प है राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था कहां पर? तो हम देखते हैं कि राजस्थान में शुरू हुई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, यानी राजस्थान के भी नागौर जिले में। ठीक है, नागौर जिले में यह व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी। पहली बार पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। फिर दूसरा जो राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वह था आंध्र प्रदेश। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हिमाचल में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। ठीक है, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 देखते हैं कि कांगड़ा चित्रकला किसके संरक्षण में विकसित हुई? महाराज रणजीत सिंह, राजा संसार चंद, राजा भीमचंद या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो कांगड़ा चित्रकला राजा संसार चंद के संरक्षण में ही फली फूली यानी कि विकसित हुई। राजा संसार चंद एक कांगड़ा के बहुत महान शासक रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध शासक रहे हैं। चित्रकला, प्रेम, भक्ति और प्रकृति चित्रण के लिए इन्हें जाना जाता है संसार चंद को। और कांगड़ा की जो लघु चित्रकला है यह 18वीं शताब्दी में है ना, 18वीं शताब्दी में विकसित होती है महाराजा संसार चंद जी के संरक्षण में। इसकी व्याख्या और अब नेक्स्ट प्रश्न है, लोकपाल शब्द का संबंध किससे है? लोकपाल शब्द का संबंध किससे है? विकल्प है न्यायपालिका, भ्रष्टाचार नियंत्रण, पंचायत व्यवस्था या फिर चुनाव आयोग। तो जो लोकपाल होता है ना, वह क्यों नियुक्त किया जाता है, उनका कार्य क्या होता है? तो देखिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए ही लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और भारत में पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? 2019 में। ठीक है, पहला लोकपाल की नियुक्ति हुई थी भारत में 2019 में। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, जैसे जो भी सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो इसलिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तो भारत में पहला लोकपाल 2019 में नियुक्त हुआ था, वर्ष 2019 में। ओके, अब आगे बढ़ेंगे।
इसकी व्याख्या पर आप एक नज़र दे सकते हैं या इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 देखिए, हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? भांगड़ा नृत्य बड़ा फेमस है, तो यह किस अवसर पर? विवाह विवाह के अवसर पर होता है, फसल कटाई, मृत्यु संस्कार या फिर पूजा? तो भांगड़ा नृत्य जो होता है वो अक्सर फसल कटाई के अवसर पर ही किया जाता है। अब आपने सुना होगा कि पंजाब का जो भांगड़ा है बड़ा प्रसिद्ध है, हम्म, पंजाब में। लेकिन ये वहां का क्या है? लोक नृत्य है पंजाब का भांगड़ा। तो वहां पर भी फसल कटाई के समय ही इसे बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह हिमाचल में भी इसका असर है कि फसल कटाई के उत्सव पर ही यह हिमाचल में जितने भी आप देख सकते हैं पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उनमें से एक भांगड़ा नृत्य भी है। ठीक, ये इसकी व्याख्या। और अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अब साइमन कमीशन से रिलेटेड अभी हमने पहले प्रश्न सॉल्व किया है। ठीक, साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 में आए थे। और क्यों आए थे आप सभी जानते हैं, है ना? जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में भारत आते हैं, ठीक है, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर ही होते हैं, इसके सदस्य जो रहते हैं, और जिसके कारण पूरे भारत में क्या होता है? साइमन वापस जाओ का विरोध भी होता है। साइमन वापस जाओ, इस तरह की नारेबाजी की जाती है और इसका बहुत विरोध होता है। तो 1928 में साइमन भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मिनी लद्दाख कहलाता है भाई? मिनी लद्दाख। जिला कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति या फिर मंडी? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का मिनी लद्दाख कहलाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी यहाँ पर बौद्ध संस्कृति है और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो इसे मिनी लद्दाख का दर्जा देती हैं। ठीक है, यहाँ की खूबसूरती, इस डिस्ट्रिक्ट की ऊंचाई और यहाँ पे जो कल्चर है, इस वजह से इसे मिनी लद्दाख का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 21 देखेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? अमृतसर की संधि महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। वर्ष 1835 में, 1846 में, 1857 में या फिर 1865 में? तो देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये वर्ष 1846 में यह संधि हुई थी, है ना, 16 मार्च 1846 में। अमृतसर संधि के तहत क्या हुआ था? कश्मीर घाटी का जो राजा था ना, गुलाब सिंह, तो कश्मीर की घाटी को इसे सौंप दिया गया था, गुलाब सिंह को, कश्मीर घाटी को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के महाराजा बनते हैं फिर ये बाद में, J&K के महाराजा बनते हैं। ठीक है, अमृतसर संधि में जो 16 मार्च 1846 में हुई थी, उसमें कश्मीर घाटी को गुलाब सिंह को सौंप दिया जाता है और ये फिर जम्मू कश्मीर के क्या बनते हैं? महाराजा बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है आपने। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? श्रृंगला, धौलाधार, रियोपोरगिल या फिर किन्नौर या किन्नर कैलाश भी जिसे कहते हैं। अब यहां पर इस प्रश्न में ना बहुत सारी दुविधा नजर आती है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी कहें, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहें
या शिखर कहें, हम जितनी भी किताबें देखते हैं पुरानी जिनका अध्ययन करते हैं तो उसमें शीला चोटी को बताया जाता है, शीला चोटी को। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो नए वर्जन निकले हैं, लेटेस्ट पुस्तकें निकली हैं, उसमें रियो पोर्गिल को हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर बताया जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि शीला चोटी की ऊंचाई कितनी है, रियो पुरगल जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, किन्नर कैलाश की कितनी है। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर इसी तथ्य को सही मानते हैं कि जो पुरानी किताबों में तथ्य दिया गया शीला चोटी, लेकिन नहीं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग कि रियो पोर्गिल ही नई पुस्तकों के अध्ययन के अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, मैंने बहुत सारे तथ्यों को देखा है, उसी के बावजूद आपको मैं यह तथ्य बता रही हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1885, 1890 या 1905? तो 1885 को, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय। तो ये तथ्य आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो जो नाटी है ना, जैसे पंजाब का भांगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, तो हिमाचल प्रदेश की नाटी बड़ी प्रसिद्ध है भाई। यह एक सामूहिक नृत्य है नाटी। ठीक है, समूहों में किया जाने वाला नृत्य सामूहिक नृत्य है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे बड़ा लोक नृत्य माना गया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। सबसे बड़ा लोक नृत्य माना गया है नाटी को, राइट, इसीलिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? विकल्प है हमारे सामने, आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 330। तो भारत का चुनाव आयोग जिस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है वह है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत के चुनाव आयोग की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान द्वारा स्थापित यह एक स्वतंत्र निकाय है और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर भी 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की या कि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा चुनाव आयोग क्यों गठित किया गया, तो यह भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जितने भी हमारी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के निर्वाचन के पदों की व्यवस्था करता है, प्रबंधन करता है चुनाव आयोग। ध्यान से सुनिएगा। और चुनाव आयोग का जो सचिवालय है ना, वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, और इसके साथ ही हमने यह भी याद रखना है कि जो भाग 15 है ना, भाग 15, उसमें आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 में भी
इसके बारे में यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में बड़ी बारीकी से बताया गया है कि यह एक निकाय की स्थापना करता है जो इन सब मामलों को देखेगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की जो विधानसभा है, इन सब के लिए चुनाव का प्रबंधन करेगा। तो भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 में यह सारा विवरण हमें देखने को मिलता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियों का वर्णन करता है आर्टिकल 324। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26 कि हिमाचल प्रदेश की सुग्गी और सैर मेले का संबंध, सुग्गी और सैर मेले का संबंध किससे है? विवाह से, खेतीबाड़ी से, धार्मिक आस्था से या फिर व्यापार? अब सुग्गी और सैर जो मेला होता है हिमाचल प्रदेश में, उसका संबंध है आपके खेतीबाड़ी से। अब जो हिमाचल के लोकल वासी होंगे वो तो अच्छे से जानते ही हैं। हम कहते हैं ना कि सैर का काम पड़ा है ना, बहुत काम पड़ा है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो कृषि आधारित मेले ये कहे जाते हैं, फसल पकने और कटाई के अवसर पर ये अक्सर आयोजित होते हैं। सैर को सेलिब्रेट करते हैं हम। तो खेतीबाड़ी सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1947, 1950, 1952, 1956। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अब देखिए 15 मार्च 1950 में किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग गठित हुआ था। ठीक है, और अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग। और यह कब बदला गया, किस वर्ष बदला गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। योजना आयोग का ही नाम अब नीति आयोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। तो हिमाचल के अंदर जो फेमस त्रिलोकनाथ मंदिर है वह लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के उदयपुर में है ना, उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर दो धर्मों के, कौन कौन से? शिव और जैन, दोनों धर्मों के लोग जो हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो यह लाहौल स्पीति में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताना है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कनाडा से? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत में संविधान संशोधन, की संविधान में संशोधन होना चाहिए, यह प्रोसेस ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है और अमेरिका से क्या लिया गया है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, प्रश्न 30 की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सुकेत मेला है किस स्थान पर लगता है? शिमला, मंडी, कांगड़ा या फिर कुल्लू? तो सुकेत रियासत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो यह आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो मंडी में ही बड़े धूमधाम से सुकेत मेला मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है यह मेला, धार्मिक और हमारी कल्चरल, सांस्कृतिक, ठीक है, इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए यह मेला सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में हम यह भी रिमाइंड करते रहें कि यह तैयारी हम अपनी अपकमिंग एग्जाम HPTGT कमीशन के रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर रहा कि किसान आंदोलन, जिसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर लोकमान्य तिलक।
तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह आंदोलन आखिर कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था। तो यह आंदोलन वर्ष 1928 में हुआ था। गुजरात के बारदोली नामक जगह पर हुआ था। ठीक, गुजरात की बारदोली नामक जगह पर। क्यों हुआ था? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, लगान के तौर पर जो भूमि लगान किसानों से लेती थी, वह लेती थी 22%, लेकिन उन्होंने उसे बढ़ाकर 30% कर दिया था, 30% कर दिया था, जिसके विरोध में किसान भड़क उठे और वे आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इतना लगान नहीं चुकाएंगे, और इस वजह से आक्रोश में होकर यह किसान आंदोलन फिर जन्म लेता है। राइट। और इस आंदोलन में जो उनके नेता होते हैं या जिनके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन होता है, तो वे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। और फिर इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है आखिरकार? आखिरकार यह एक सफल आंदोलन, मतलब अपनी इस औचित्य को लेकर, अपनी इस मांग को लेकर यह किसान सफल हो जाते हैं, और फिर महिलाएं खुश होकर सरदार जी को, यानी कि पटेल जी को, सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है, सरदार कहकर बुलाती हैं वो, कि वास्तव में आप रियल मायनों में हमारे सरदार हैं। तो इसीलिए किसान आंदोलन के सफलता के उपरांत ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार सरनेम लगा था। राइट, तो आपने यह याद रखना है। और फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, अंत में अपना निर्णय चेंज किया था, और उन्होंने 30% से घटाकर फिर 6.3% लगान या कर दिया था। ठीक है, तो ये परिणाम रहते हैं इस किसान आंदोलन के। साथ ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, वे स्वतंत्रता संग्राम के एक सफल नेता बन जाते हैं। राइट, तो इस तरह से रिलेट करके चीजों को हम समझ सकते हैं, ज्यादा समझ आती है कि किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किसान आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बारदोली में। क्यों हुआ था? किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार का कृषि लगान संबंधी विरोध करने के उपलक्ष्य पे। ठीक है, 22% से बढ़ाकर 30% कर दिया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार पटेल जी ने। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है, खुश होकर। राइट, तो बस हमें इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। फागली नृत्य किस जिले का प्रमुख नृत्य है? आपने सुना होगा फागली नृत्य के बारे में। विकल्प है किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति या फिर सिरमौर। तो किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का फागली नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, और यह एक पारंपरिक नृत्य है जिसे मुख्यतः जब फसल या फिर कोई त्योहार वगैरह होता है उसके अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को, और यह होता है किन्नौर में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? विकल्प है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वह तो नई दिल्ली में है ना। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक, और यह एक देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी जाती है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। ध्यान रखना है, आपने याद रखनी ये चीजें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 34, शिवरात्रि मेला किस जिले में लगता है? वेरी इजी, सभी जानते हैं बिना विकल्प पढ़े ही, मंडी में, है ना। विश्वविख्यात मेला है, और मंडी को हम सभी छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं।
भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए बार बार। और यहाँ पे अनेक शिव मंदिर हैं, इस वजह से इसे छोटी काशी कहा जाता है। ठीक। मंडी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? वर्ष 1950, 1962, 1976 या 1982? तो आपको पता होगा वर्ष 1976 में इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आजकल भी आप देखते होंगे इन दो शब्दों को हटाने की मांग भी जोरों पर है, राइट? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, तब ये समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आपने याद रखना है हमारे संविधान के प्रियम्बल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सीतामढ़ी पहाड़ियों से निकलती है, राइट? सीतामढ़ी नामक पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है। ओके, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर या रायपुर जिला से होकर, और फिर यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में चली जाती है, राइट? तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37 देखिए, मलाना गांव किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक युद्ध के लिए, पारंपरिक लोकतंत्र के लिए, धार्मिक स्थल है या फिर कोई शिक्षा का केंद्र है? तो मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना? तो यह कुल्लू जिले में पड़ता है, मलाना गांव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और यह अपने पारंपरिक लोकतंत्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध गांव है। ठीक है, और यहां पर इस गांव में किस देवता की पूजा की जाती है? जामलू देवता की पूजा भी की जाती है। तो इस मलाना गांव से 2-4 प्रश्न बनते हैं जो हमें पता होने चाहिए। यह अपने आप का एक प्राचीन लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र है मलाना गांव। यहां पे सबसे पहले जो है लोकतंत्र के तौर पर इस गांव में क्या हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि कुल्लू जिले का मलाना गांव अपनी प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली और जामलू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते ही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, गैंडा? तो देखिए जी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, 1973 में क्या हुआ था? 1937 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक, और हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी बाघ को लेकर कितने अपनी सक्रिय हैं, मतलब इस प्रजाति को बचाने के लिए, है ना? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिंसार गांव किस जिले में स्थित है? विकल्प हैं कांगड़ा जिले में, शिमला, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर। तो देखिए, मिंसार नामक जो गांव है यह जिला किन्नौर में स्थित है, जो भारत और तिब्बत की सीमा, ठीक है, भारत और तिब्बत की सीमा पर बसा हुआ यह एक प्रमुख गांव है, मिंसार नामक गांव। तो हमने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चैल पैलेस कहाँ स्थित है? विकल्प है किन्नौर, शिमला, सोलन या मंडी। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में चैल पैलेस स्थित है। अब देखिए, यह पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा बनाया गया था। तो चैल पैलेस कहाँ पे स्थित है? एक तो सोलन में स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया था? पटियाला के महाराजा, ठीक है, जिनका नाम था भूपिंदर सिंह, उनके द्वारा यह चैल पैलेस बनाया गया था। ठीक है, बनवाया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित होता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राज्यसभा के अनुमोदन से, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा के अनुमोदन पर ही कोई भी धन विधेयक पारित होता है। ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से सिर्फ सुझाव लिया जा सकता है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, लेकिन पारित यह लोकसभा में ही होता है। ठीक, और लोकसभा भारतीय संसद का कैसा सदन है? उच्च है या निम्न है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43 देखिए, भूटानगढ़ किला कहाँ स्थित है? विकल्प है हमारे सामने कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी या फिर बिलासपुर। तो ये जितने भी हिमाचल में किले हैं जो रियासती राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, तो जो भूटानगढ़ किला है ना, या कई बार भानगढ़ किला भी कहा जाता है, यह हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक ऐतिहासिक दुर्ग, एक तरह का ऐतिहासिक दुर्ग है, किला है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भानगढ़ किला या भूटानगढ़। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 44 देखिए, भाषा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ओडिशा में, बिहार में, पंजाब में या फिर बंगाल में? तो भाषा से संबंधित यह आंदोलन सबसे पहले हुआ था ओडिशा में। कब हुआ था? 1948 से 1949 के बीच में। ठीक है, ओडिशा में। और इसमें क्या प्रमुख था इस आंदोलन का कारण? कि उड़िया भाषा को लेकर हुआ था, है ना। वहां के लोगों की मांग थी कि उड़िया को भी क्या किया जाए, एक संवैधानिक मान्यता मिली जाए। इस संबंध में यह आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? एवरीबडी नोज भूतनाथ मंदिर मंडी का बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंडी शिवरात्रि मेले का यह मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र कौन? भूतनाथ मंदिर, शिवरात्रि मेले का। तथ्यों को थोड़ा सा मतलब क्लैरिफिकेशन के साथ थोड़ा सा इसको बढ़ाकर विस्तृत इसकी विवेचना करके अगर हम समझेंगे ना, तो हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? मसौदा समिति को तैयार किया था, ठीक है, वे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, महत्वपूर्ण रोल रहा है, संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। ठीक है, संविधान निर्माता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर को, है ना। और साथ ही इन्हें कहा जाता है संविधान के शिल्पकार, भारतीय
संविधान के शिल्पकार और संविधान निर्माता तो कहा ही जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान की मसौदा प्रारूप समिति को तैयार किया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प हैं चंबा, कांगड़ा, सोलन या फिर किन्नौर। तो जिस जिले में हिमाचल प्रदेश के जिस जिले में चाय ज्यादातर पाई जाती है या चाय के बगीचे हैं, वह है जिला कांगड़ा, है ना। और इसे भी जीआई टैग मिला है भाई, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को, चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न बनते हैं कि हिमाचल की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग से नवाजा गया है। एक तो हम देखते हैं चंबा का रुमाल है, चंबा रुमाल को भी, और दूसरा जीआई टैग मिला है कांगड़ा को, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को, चाय बागानों के उत्पादन के लिए। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखती हैं, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अब किस देश से जब संविधान निर्माण किया गया तो किस देश से क्या लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए। तो यहां पर पूछा है आपातकालीन प्रावधान, क्या अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फिर कनाडा से? तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। राइट, इमरजेंसी प्रोविजंस जिन्हें कहा जाता है वो लिए गए हैं आपके जर्मनी से, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 प्रश्न देखिए, गुरु घाटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है कुल्लू, शिमला, चंबा या फिर मंडी। तो गुरु घाटेश्वर जो मंदिर है वह डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है ना। जितने भी मंदिर है अक्सर वह ज्यादातर प्राचीन ही तो हैं। ठीक है, तो ये गुरु घाटेश्वर मंदिर चंबा जिले में है और शिव मंदिर है एक तरह का। आज की एमसीक्यू सीरीज का अंतिम प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? विकल्प हैं 18, 20, 21 या फिर 22। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। राइट, लेकिन जब संविधान बना था, ठीक है, जब संविधान बना था तो मात्र उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 प्रमुख भाषाएं थी, 14 भाषाएं ही थी। कौन कौन सी? जैसे फटाफट से हम जाने तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक, फिर वर्ष 1967 में संवैधानिक संशोधन होता है, 21वां संवैधानिक संशोधन होता है और उस समय उसमें सिंधी भाषा को मिलाया जाता है। ठीक है, सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है, तो इस तरह से हो गई 15 भाषाएं। फिर 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन होता है, जिसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया जाता है। ठीक है, 15 तो 16, 17 और 18, इस तरह वर्ष 1992 जब 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो 18 भाषाएं थी हमारे संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में। लेकिन फिर वर्ष 2003 में क्या होता है? ठीक है, वर्ष 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, आप समझ जाना यहाँ पे हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है, और संथाली भाषा
8वीं अनुसूची में ऐड की जाती है। तो इस तरह से कुल टोटल फिर वर्तमान में 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, ये 92वां संवैधानिक संशोधन था जो वर्ष 2003 में हुआ था। हालांकि यह वर्ष 2004 में लागू होती है फिर। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन 4 में लागू होता है। लेकिन इस तरह से हमें यह क्लैरिफिकेशन पता होनी चाहिए भाषाओं से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लियर होता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये पता होनी चाहिए। और साथ ही जब संविधान बना था तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया संविधान की 8वीं सूची में? तो वर्ष 1967 में जब 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तब सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। और फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो वर्ष 1992 में हुआ था। और इस तरह से मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषाओं को 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो वर्ष 2003 में हुआ था उसके समय जोड़ा गया था। ठीक, तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं। और इसी तरह से सेकंड एमसीक्यू सीरीज लेकर मैं बहुत ही जल्द आऊंगी। उसके लिए आप सभी का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो आप सभी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ऑल पर, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें। और इस तरह से हम अपकमिंग एग्जाम एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी में चूके ना। ठीक है, और हम इस बार के एग्जाम में जो लगभग 5 साल के बाद मिला है हमें देखने के लिए, तो उसमें हम 100% सफलता के साथ अपने उद्देश्य को अचीव करें। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज में। नमस्कार।